गुप्ता और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। राजस्थान बीजेपी में इन दिनों गुटबाजी अपने चरम पर है, जो कई मशक्कतों के बाद भी थमने का नाम नहीं ले रही है। सूबे में पार्टी दो गुटों में बटी हुई नजर आ रही है। वसुंधरा राजे के समर्थक बैठकों में भी अब खुलकर उनके पक्ष में सामने आने लगे हैं। हालांकि ये बात और है कि वसुंधरा की तरफ से इस बात को लेकर कोई बयान जारी नहीं किया गया है, ना ही कोई सफाई दी गई है। लेकिन इस सब के बीच भी वसुंधरा राजे राजस्थान की राजनीति में फिर से रिंग मास्टर की तरह उभरने लगी हैं। फिलहाल वो भले ही नेतृत्व ना कर रही हो, लेकिन उनकी सक्रियता राजस्थान की राजनीति में उनके बढ़ते हस्तक्षेप का संकेत तो दे ही रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भले ही अपने राजनीतिक फायदे के लिए चाल चली थी और भले ही सचिन पायलट को अशोक गहलोत और गांधी परिवार से लेकर बीजेपी तक ने मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया था, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि जैसे चीजें वसुंधरा राजे के मन माफिक होने लगी थी। राजस्थान में महीने भर से चल रही राजनीतिक उठापटक में भी वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत दोनों ही पर एक दूसरे के मददगार बनने रहने के इल्जाम लगते रहे। वैसे भी दोनों ही नेताओं को एक दूसरे का शुक्रगुजार तो होना ही चाहिए। अशोक गहलोत अगर अभी तक अपनी कुर्सी और गांधी परिवार में पैठ बनाए रखने में कामयाब रहे हैं, तो वसुंधरा राजे का राजनीतिक स्टैंड उनके काम ही आया है। और वसुंधरा अगर दिल्ली तक अपना दबदबा नए सिरे से दिखा सकती हैं, तो ये मौका भी अशोक गहलोत ने ही मुहैया कराया है। सवाल यह है कि राजस्थान की हालिया राजनीति जंग में सबसे ज्यादा फायदे में और घाटे में कौन है? अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई ने वसुंधरा राजे को वो सुनहरा मौका दिया है जिसकी उनको शिद्दत से जरूरत रही होगी, और सबसे बड़ा नुकसान तो बीजेपी के हिस्से में लग रहा है। अशोक गहलोत को खुश होना चाहिए। विधानसभा का सत्र बुलाने के बाद उनके मन की मुराद पूरी जो होने जा रही थी, बहुमत हासिल करने की, आखिर वो तो इसी काम के लिए सत्र बुलाए जाने के लिए राजभवन तक विधायकों को ले जाकर धरने पर बिठा दिए थे। जब तक राज्यपाल कलराज मिश्र ने विधानसभा का सत्र बुलाए जाने की राज्य सरकार की मांग मंजूर नहीं कर रही, अशोक गहलोत बेहद आक्रामक हो चुके थे। अब तो अशोक गहलोत को बहुमत साबित करने के लिए कोई बहाना भी नहीं खोजना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का पहले ही ऐलान कर दिया था। आखिर अशोक गहलोत चाहते तो यही थे, ये बात अलग है कि ऐसा पहले चाहते थे ताकि सचिन पायलट और उनके गुट के विधायकों के खिलाफ एक्शन लेने का बहाना मिल जाए। लेकिन मुरादों का क्या कहा जाए, मांगी किसी दौर में जाती हैं, पूरी कभी और होती है। अब तो शुक्रगुजार होना चाहिए। वसुंधरा राजे का जो चर्चित एहसानों का बदला राजनीतिक तरीके से चुकाने जा रही है। राजस्थान विधानसभा में विपक्ष की नेता भले ही वसुंधरा नहीं है, बल्कि गुलाबचंद कटारिया हो, भले ही प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया हो, लेकिन वसुंधरा ने दिल्ली में डेरा डालकर बीजेपी नेतृत्व को फिर ये एहसास तो करा दिया कि उनकी मर्जी के बगैर राजस्थान की राजनीति में पत्ता नहीं हिल सकता। अगर हिला भी तो एक दो पत्ते भले टूट कर गिर जाएं, लेकिन वो क्षेत्रीय स्तर पर कमजोर पड़ चुके पुराने बरगद की तरह ही मजबूत बनी रहेंगी। जो वसुंधरा राजे धौलपुर से जयपुर आने को तैयार नहीं थी, कट्टर राजनीतिक विरोधी ही सही, जब तक केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को कानूनी तरीके से टारगेट नहीं किया गया, वसुंधरा राजे चुपचाप पड़ी रही। जब लगा कि हरकत में आने का समय आ चुका है, तो ट्विटर पर एक गोलमोल बयान जारी कर रस्म अदायगी कर दी थी। वसुंधरा के खामोश रहने को बीजेपी नेतृत्व से उनके मतभेदों से जोड़कर देखा जा रहा था, लेकिन वो मौका भी आ ही गया जब संवाद स्थापित हुआ। और फिर क्या था, वसुंधरा राजे सीधे दिल्ली पहुंच गए और डेरा डालकर सीनियर बीजेपी नेताओं से मुलाकात का सिलसिला शुरू कर दिया। वसुंधरा राजे को तो कब से ऐसे मौके का इंतजार रहा जब वो अपनी बात डंके की चोट पर कह सके। जब वो अपनी बात कहे तो बीजेपी नेतृत्व ध्यान से सब कुछ सुने। वसुंधरा और जेपी नड्डा की मुलाकात इस हिसाब से तो काफी अच्छी रही। वसुंधरा ने मुलाकात में बताया कि किस तरह जयपुर में उनके खिलाफ बीजेपी के ही नेता गुटबाजी कर रहे हैं और उनके पीछे बयानबाजी हो रही है। ये भी बताया कि किस तरह सतीश पूनिया ने राजस्थान की नई टीम बनाई और उनके समर्थकों को जगह देना तो दूर, चुन चुन कर विरोधियों को फ्रंट सीट पर बिठा दिया है। वसुंधरा राजे ने जेपी नड्डा के साथ अपनी शिकायतें पूर्व बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह के यहाँ भी दर्ज कराई और संगठन मंत्री बीएल संतोष के सामने भी। फर्ज कीजिए अगर अशोक गहलोत ने राजनीतिक पैंतरेबाजी नहीं की होती, तो क्या वसुंधरा राजे को ये मौका मिल पाता? दिल्ली तो वसुंधरा को ही बुलाया जा रहा था, लेकिन वो अपनी शर्तों पर पहुंची और अपनी ही शर्तों पर जयपुर लौटी। अपनी ही शर्तों पर बीजेपी विधायक दल की बैठक में शामिल भी हुई। उनकी मौजूदगी में अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला हुआ, मतलब फैसले में उनकी भी मंजूरी थी। जब तक वसुंधरा राजे इस तरह एक्टिव नहीं हुई थी, बीजेपी के किसी भी नेता ने ऐसी मांग तब तक नहीं की थी।
वसुंधरा को भी सिर्फ अशोक गहलोत से ही मदद नहीं मिली, बल्कि सचिन पायलट जैसे किरदार का होना भी फायदे में रहा। बदले में सचिन पायलट को भी फायदा ये हुआ कि खुद की ताकत की पैमाइश का बेहतरीन मौका भी मिला। अब वो चाहे तो आगे के लिए अच्छी तैयारी कर सकते हैं। सतीश पूनिया ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर जरूरत पड़ी तो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है। जब वसुंधरा राजे को बीजेपी के ही किसी नेता की बढ़ती ताकत मंजूर नहीं तो किसी बाहरी को कैसे बर्दाश्त कर सकती है। सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौर, गजेंद्र सिंह शेखावत जैसे नेताओं को भी लगा होगा कि सचिन पायलट से तो अच्छा रहेगा वसुंधरा राजे को ही झेल ले। वसुंधरा राजे के मुकाबले सचिन पायलट को तो लंबे वक्त तक झेलने के लिए तैयार होना पड़ता। सचिन पायलट के चलते ही वसुंधरा विरोधी नेताओं को अपने खिलाफ नरम कर पाने में सफल रही और बीजेपी आला कमान को अपनी बात मनवाने के लिए दबाव भी नहीं बना सकी है और बीजेपी आला कमान को बनाने के लिए दबाव भी बना सकी। बीजेपी के अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने का यह मतलब कतई नहीं है कि अशोक गहलोत सरकार तत्काल गिरने जा रही थी। अभी तक नंबर अशोक गहलोत के पक्ष में मौजूद है। ऐसा भी सोचना ठीक नहीं होगा कि अब वसुंधरा राजे ने कांग्रेस सरकार हर हाल में गिराने का फैसला ही कर लिया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल करने भी वसुंधरा के लिए जरूरी दबदबा कायम करना है। जयपुर में भी, दिल्ली में भी ऐसा इसलिए ताकि आने वाले चुनावों में दिल्ली में बैठे बैठे कोई उनको दरकिनार करने की हिम्मत ना जुटा सके। वैसे भी कोरोना संक्रमण काल में कौन ऐसी जिम्मेदारी लेना चाहेगा जिसमें कुछ भी कर लेने के बाद कामयाब होने की संभावना बेहद कम हो। अगर वसुंधरा बचे हुए समय के लिए कुर्सी पर बैठने में कामयाब हो भी जाती हैं, तो अगली पारी की गारंटी भी खत्म समझ लेना होगा। राजस्थान में तो बारी बारी सत्ता की परंपरा रही है, फिर आगे के लिए जानबूझकर वसुंधरा राजे जोखिम क्यों उठाए। मजबूत जनाधार वाले क्षेत्रीय नेता केंद्रीय नेतृत्व पर भारी पड़ते ही हैं। ऐसे मामलों में पार्टी का कांग्रेस है या बीजेपी फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और हरियाणा के जाट नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा उदाहरण हैं, तो बीजेपी में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा से बेहतर मिसाल भला और कौन हो सकता है। जिस बीजेपी में 75 पार वाले नेताओं को या तो राजभवन में ठिकाना मिलता हो या फिर मार्गदर्शक मंडल में बीएस येदियुरप्पा डंके की चोट पर ऑपरेशन लोटस की बदौलत सीएम की कुर्सी संभाल रहे हैं। विरोध तो हर नेता को झेलना पड़ता है और येदियुरप्पा ने तो ज्यादा ही झेला है। लेकिन हाल फिलहाल नेताओं की बयानबाजी के बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को आगे आकर बोलना पड़ा कि कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की कोई भी संभावना नहीं है। विकल्प तो शिवराज सिंह का मध्य प्रदेश में बीजेपी के पास भी ना था। लेकिन वसुंधरा राजे ने तो येदियुरप्पा की तरह ही दिल्ली को एक बार फिर से बता दिया कि वो येदियुरप्पा से किसी भी मामले में कम नहीं पड़ेंगी और उम्र में भी उनके मुकाबले काफी कम है। येदियुरप्पा 78 साल के हैं तो वसुंधरा राजे अभी 67 साल की ही है। अब तो ये देखने को मिलेगा कि मोदी शाह दोनों के ही मामलों में कोई मनमानी नहीं कर पाए हैं। बाकी राज्यों में ना सही, लेकिन कर्नाटक और राजस्थान में तो क्षेत्रीय नेता बीजेपी आलाकमान पर भारी ही पड़े लगते हैं। यूपी में हाल फिलहाल योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता का ग्राफ जरूर ऊपर जाने लगा है, वरना बाकी राज्यों में बीजेपी मुख्यमंत्रियों की हैसियत करीब करीब बराबर ही है। कोई संघ की पृष्ठभूमि तो कोई नेतृत्व की पसंद की बदौलत भले ही कुर्सी पर बैठा हुआ हो, लेकिन वसुंधरा और येदियुरप्पा की तरह आंख दिखाने की स्थिति में कोई भी नहीं है। चाहे वो हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर हो, उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत हो, हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर हो, त्रिपुरा में विप्लव देव हो, मणिपुर में बीरेन्द्र सिंह हो, गुजरात में विजय रूपानी, असम में सर्बानंद सोनोवाल या फिर गोवा में प्रमोद सावंत। हाल तो वैसे ही हैं जैसे राणा की पुतली फिरी नहीं कि चेतक को मुड़ जाना ही होता है। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल SPN9 न्यूज को भी जरूर सब्सक्राइब करें।